दोस्तों, आपका अपने चैनल एडिफाई ऐप में। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उनके डिफरेंट रूल्स के बारे में देखेंगे। उसमें हम जानेंगे पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, स्टाफिंग क्या होती है। स्टाफिंग के बाद हम सीखेंगे रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट के डिफरेंट प्रोसेस क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम ये मेन 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल मैनेजमेंट से और हम लोग आज का लेक्चर सेशन एंड करेंगे विद रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पर डे प्रोफेशनल लाइफ में ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से हमारा पर डे का उठना बैठना है या फिर हमारा मिलना जुलना है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरफेस है, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, या फिर हम लोग उस पूरे सेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में ही उसका पूरा डेफिनेशन है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अपने आप में उसका पूरा डेफिनेशन है? इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में हम देखें, जब ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में हम जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं, तो मेरे लिए ये 3 शब्द 3 अलग अलग डेफिनेशन है, 3 अलग अलग मीनिंग्स के साथ आते हैं। जहां पर ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमंस बताता है स्किल्ड वर्कफोर्स के बारे में, वहीं पर हमारा रिसोर्सेज जो है वो एक लिमिटेड एबिलिटी के बारे में बात करता है। और मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इसी लिमिटेड एबिलिटी को यूज करते हुए अपने स्किल के बेसिस पर गोल को अचीव करने का तरीका है। तो इसीलिए जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो हमें इन तीनों चीजों का ध्यान रखना होगा कि हमारे पास एक स्किल्ड वर्कफोर्स होना चाहिए। लिमिटेड एबिलिटीज की मैं इसलिए बात कर रहा हूं, क्योंकि कभी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको रिसोर्सेस अबंडेंट नहीं मिलते हैं, भरपूर नहीं मिलते हैं। कभी भी हमेशा जो रिसोर्सेज रहते हैं वो फिक्स क्वांटिटी में ही रहते हैं। तो अभी ये आपके ऊपर है कि आप अपने स्किल सेट को कैसे यूज करो, ताकि उस लिमिटेड अवेलेबिलिटी में भी, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आप अपने गोल को अचीव कर सको, आप अपने टारगेट को अचीव कर सको। और इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ resources, limited resources with the help of the skilled workforce is known as the management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक एम्प्लॉयर का जो भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो फिक्स करता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, उसके रेगुलेशन पार्ट के लिए जो काम करने वाले बंदे होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। जो भी पॉलिसीज, जो भी टर्म्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो हायर मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती हैं, और वो बनाती किन के लिए, वो बनाती है लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए, और ताकि वो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है उन डायरेक्शंस को लेके, उन रेगुलेशंस को लेकर वो अपने काम को एग्जीक्यूट कर सके। तो ये हायर लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच का सबसे इम्पोर्टेंट इंटरफेस है, और उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, या उनके पूरे सेक्शन को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हमें जैसे पता है कि हम मैनेजमेंट को 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट, या फिर हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इन तीनों मैनेजमेंट के लेवल में जो टॉप लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशंस और रूल्स के बारे में बात करते हैं। उनको सिर्फ उसी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि कंपनी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन से कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए काम करते हैं, और लोअर लेवल मैनेजमेंट उन इम्प्लीमेंटेशंस पे काम करते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम देखा जाए, हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो वर्कफोर्स होता है, वहीं पे आपका हायर लेवल मैनेजमेंट जो है वो थिंक पैड होता है। थिंक पैड कहने का मतलब आप ऐसे सोच कर सकते हैं, अगर हमारा ह्यूमन ब्रेन है या ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का जो ह्यूमन ब्रेन है दैट इज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड वेयर एज हाथ और पैर जो है दे आर द लोअर लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज कि आपके ब्रेन ने जो सोच के आपके इंस्ट्रक्शंस को भेजा, तो वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन पार्ट्स को, उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका ऑपरेटिव कौन हो रहे हैं? आपके ऑपरेटिव हो रहे हैं आपके हाथ और पैर। इस काम को करने के लिए
जो मदद कर रहा है वो आपका हाथ और पैर है, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा। आपका ब्रेन सिर्फ सोच के इंस्ट्रक्शंस को वेन्स के थ्रू पास कर दे रहा है कि भैया ये काम आपको करना है, और ये काम करने के लिए जिम्मेदारी किनको मिल रही है, या तो हाथ को मिल रही है या तो फिर पैरों को मिल रही है। तो उसी प्रकार से जब मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट भी इसी तरह काम करता है, जहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट ब्रेन है जो सिर्फ काम को सोचता है, उनका एक सांचा तैयार करता है, ताकि इस सांचे के तहत, इस स्ट्रक्चर के तहत एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। इस स्ट्रक्चर के तहत अगर काम को किया जाए तो रिजल्टेंट इफेक्टिव रहेगा और एफिशिएंसी भी हाई रहेगी। और वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन वाले काम पे आता है, तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आते हैं। और इन दोनों के बीच में हमारे बॉडी में वेन्स था, उसी हिसाब से यहाँ पर किसी भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स होते हैं जो उन आदमियों का ख्याल रखते हैं जो वो काम करते हैं। क्लियर? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, और उन चैलेंजेस को निपटने का जो मेन दायित्व होता है, दे आर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और उस अभी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो दे आर फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो मेजर इश्यूज हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि उनके पास वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का चैलेंज है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मतलब कि तरह तरह के काम करने वाले लोग। अब हर एक आदमी अपने अपने स्किल्स पर, हर एक आदमी उनका अलग अलग सेट स्किल्स होता है, और उन सेट स्किल को एक जगह कंपाइल करके एग्जीक्यूशन करवाना भी एक चैलेंज है। किसी को दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है जो हमारे सामने दिखता है, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, हमारे जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको नौकरी चाहिए। तो उन पॉपुलेशन ग्रोथ के रिस्पेक्ट में हमारा एम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या है, और ये भी ख्याल एक एचआरएम, अगर कोई अच्छा एचआरएम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो रखता है कि किस लेवल के बच्चे को उनको लेना है, किस लेवल के स्टूडेंट्स, किस लेवल के कैंडिडेट्स को उनको अपनी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय रखना है। उसके बाद कुछ ग्लोबल चैलेंजेस भी रहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू अदर कंपटीटर्स, दूसरी कंपनियों में क्या काम हो रहा है, उन काम के हिसाब से उनके पास क्या वर्कफोर्स है, उस वर्कफोर्स के हिसाब से हमारे पास कहीं हम लोग लैक तो नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारी कंपनी कहीं लैक ना कर जाए। ये 2-3 पैरामीटर्स होते हैं जो एक एचआरएम मैनेजमेंट में या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखना पड़ सकता है। इन्हीं चैलेंजेस को पूरा करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स में सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में उनके लीगल कॉम्प्रेंसेस और बेनिफिट्स के बारे में बात होती है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात होती है, एम्प्लॉय सिलेक्शन की बात होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, अप्रेजल होता है, प्लेसमेंट्स होते हैं और असेसमेंट होता है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, जो हम आज बेसिकली आज हम डील करने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल, खासकर पर्सनल हम लोग ज़्यादा बात ध्यान देंगे आज। तो पर्सनल पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन पे जब ध्यान देते हैं तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बिना कोई भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती है, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हर एक कंपनी को अपने लिए बेस्ट बनाना पड़ेगा, ताकि उनके एम्प्लॉयज जो है वो वेल ट्रीटेड हो, उनको लगे कि नहीं मेरी इस कंपनी में मेरी वैल्यू है। ताकि जब तक आपके एम्प्लॉयज को ये नहीं लगेगा कि उनकी वैल्यू है, तब तक वो अपना 100% नहीं दे सकते। इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक कंपनीज को इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि वो अपने एम्प्लॉयज का अच्छे से अच्छा ख्याल कैसे रखे। उस ख्याल को रखने के लिए या उन पैरामीटर्स को सेट करने के लिए, ताकि आपका एम्प्लॉय बेस्ट आउटपुट दे सके विद एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, उनको ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से फंक्शनल ऑब्जेक्टिव जो हो जाते हैं, दे आर फॉर द अप्रेजल, प्लेसमेंट एंड असेसमेंट। अप्रेजल का मतलब आपने जो काम किया है उस काम का रिवॉर्ड, और वो रिवॉर्ड आपको साल में एक बार मिलता है, ताकि एम्प्लॉय को अंदर से एक मोटिवेशन मिले, ताकि वो अगला काम, अगले साल वाला काम और भी अच्छे तरीके से वो कंप्लीट कर सके, ताकि उस पे मैनेजमेंट का ध्यान और ताकि उसका मैनेजमेंट पे या कंपनी पे कॉन्फिडेंस बढ़े, और कंपनी का सेम उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़े कि नहीं, मैंने इसको अप्रेजल दिया, मैंने इसको मोटिवेशन दिया, उस मोटिवेशन के हिसाब से उसने मुझे ज्यादा करके दिया है, तो मुझे उसके बारे में और भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में होता है कि हर एक पर्सन टू पर्सन
क्योंकि कोई भी कंपनी में एक आदमी काम नहीं करता है, एक कलेक्टिव ग्रुप की बात होती है वहां पर, एक ग्रुप ऑफ टीम की बात होती है, एक टीम काम करता है। तो पर्सनल मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग बात करते हैं टीम मैनेजमेंट की, टीम वर्क की बात करते हैं कि हर एक टीम में पर्टिकुलर पर्सन का रोल क्या है, उस रोल के हिसाब से उस वो कहाँ लैक कर रहा है, कहाँ हाई है, जहाँ लैक कर रहा है, ताकि उसको उस पार्ट को उसको ट्रेनिंग दिया जा सके, उसको और भी उसके स्किल्स को और भी शार्प किया जा सके, ताकि वो एग्जैक्ट आउटपुट या अच्छा आउटपुट दे सके विथ एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। उसको पर्सनल मोटिवेशन कैसे दिया जा सके, तो पर्सनल मोटिवेशन के लिए वापस वही हम रिजल्ट की बात करते हैं कि उसको अंडर फील नहीं कराना है मुझे कि नहीं यार तुमने गलत काम किया तो मैंने तुम्हें कम दे रहा हूँ, तुमने गलत काम किया है फिर भी मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ, एक अच्छा मोटिवेशन दे रहा हूँ, ताकि आप उस काम को लेके आगे बढ़ो और वो जो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करवाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, वो आप उसको इम्प्लीमेंट करके दिखलाओ कि हाँ यू आर डिजर्व दैट, यू आर डिजर्विंग फॉर दोज थिंग्स। कंपनसेशंस होते हैं और असेसमेंट्स होते हैं, करते हैं ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस की बात करते हैं। तो बेसिकली हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एंड लीगल सेक्शन हो जाता है, जहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एक दूसरे इंडस्ट्री के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के बारे में बात हो रही है या फिर उनके लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बात हो रही है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट वाज पर्सनल मैनेजमेंट। तो हम अब जो बात करेंगे इट वुड बी ऑन पर्सनल मैनेजमेंट। जब हम पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ जनरल मैनेजमेंट विद द वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, द मैन पावर मैनेजमेंट, financial management and which every company should give attention। जब हम पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पर्सनल मैनेजमेंट बात करता है वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे दिया गया है। अब वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, उसके बाद मैन पावर मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट, और इसी तरह के बहुत सारे हैं जो हर एक मैन पावर, जो हर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि ये तो पूरे इंडस्ट्री की बात हुई, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, इसके बाद भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आते हैं आपके स्टाफ डेवलपमेंट के बारे में, स्टाफ के प्रोग्राम के बारे में, उनके करियर ग्रोथ के बारे में। ये जो 1-to-1 के बारे में हमने बात किया वो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। अब इसके बाद ये छोटे छोटे चीजें, स्टाफ का डेवलपमेंट कैसे होगा, उनके करियर की ग्रोथ कैसी होगी, उनका प्रोग्रेस कैसा रहेगा, और इन सब चीजों को ध्यान देते हुए ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्यूरेसी बढ़ जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन अपना बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करने में वो सक्षम हो जाए। और इन सब काम करने के लिए उनको ये छोटी छोटी बातों पे ही ध्यान देना पड़ेगा कि आपका एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा खुश कैसा रहे, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, उसका करियर ग्रोथ क्या होगा, उसके अर्निंग सोर्सेज कहाँ से एक्स्ट्रा आ सकते हैं। ये सब अगर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की होती है। और इन्हीं सब अगर इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का अगर एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ख्याल रखे तो उसका मैन पावर बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है, ताकि वो कंपनी जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लीडिंग पाथ पर रहे और वो बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सके इन द इट्स सेक्टर। इसके अलावा कुछ हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की हम जब बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिवनेस की बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है पर्सनल बिहेवियर पर या फिर बिहेवियरल परफॉर्मेंस पर बात करता है। तो इसमें कंपनी को ये सोचना चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके लिए एक एसेट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप ये कॉन्फिडेंस अपने एम्प्लॉय में ये नहीं दे पाओगे कि आपका जो एम्प्लॉय है वो एक एसेट है, एसेट का मतलब कि आपके लिए बोझ नहीं है, वो आपके लिए एक लाभ वाला चीज है, जो उसको आप जब तक अपने पास रखोगे तब तक वो आपको अपना प्रोडक्शन बेस्ट करके ही देता रहेगा, या फिर उसके बिना आप अपना आउटपुट बढ़िया से नहीं दे सकते हो। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ के रहना चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉय है दैट इज एन एसेट, वो आपके लिए एसेट है, वो आपके लिए कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो जब तक वो आप ये मान के चलोगे या ये अपने एम्प्लॉय के अंदर दे के रहोगे कि आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वो एक एम्प्लॉय के अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, जहां वो एम्प्लॉय ये सोचता है
कि हमारे ऊपर मैनेजमेंट एज एन एसेट की तरह बिहेव कर रहा है, वो उसको लगता है कि आई एम वर्थ ऑफ इट, तो वो एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी डेडिकेटेड होकर और भी मोटिवेटेड होकर और कॉन्स्टेंटली काम करता है ताकि अपने कंपनी के ग्रोथ में वो अपना कुछ योगदान दे सके। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हो जाती है पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर में कि हर एक एम्प्लॉय को एज एन एसेट की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसके बाद हर एक कंपनी को अपने एम्प्लॉयज के साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, एक इफेक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, ताकि जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो कंपनी ग्रोथ कर सके। अगर किसी भी कंपनी की अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि कंपनी का ग्रोथ देखा जा सकता है। वहाँ पर कंपनी ग्रोथ कर रही है तो सब कुछ बहुत बढ़िया, अगर कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है तो सब कुछ बढ़िया नहीं है, तो उसको आपको बढ़िया करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। तो बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट का ये भी जिम्मेवारी होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंटेनेंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के वेलबींग होने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए वो हर एक एम्प्लॉय के साथ एक इंडिविजुअल कांटेक्ट भी मेंटेन करे, ताकि उनको इंडिविजुअल कंसिडरेशन करते हुए उनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर वो आगे उस एम्प्लॉय के साथ रहे, ताकि वो कंपनी के आगे बढ़ने में योगदान दे सके। तो हम इन जनरल पर्सनल मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयड एज अ स्पेशलिस्ट who manage people as well as the work of those who are employed. In this part of the management, which is concerned with the people at work and with the relation with the enterprise. बहुत स्पष्ट बात ये क्या कह रहा है, अगर कंक्लूड करना चाहें हम लोग पूरे पर्सनल मैनेजमेंट को, तो पर्सनल मैनेजमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयज की जो पीपल को मैनेज करते हैं। पीपल मतलब वर्कर्स या एम्प्लॉयज को मैनेज करके आगे बढ़े, ताकि अपने काम के प्रति सब कोई डेडिकेटेड रहे, उनका अपना काम के प्रति एक इफेक्टिवनेस लगा रहे, उनको ये ना लगे कि हमें छोड़ा जा रहा है, ताकि आपके कंपनी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो और आपका कंपनी अपने हाइट्स को रीच कर सके, अपने ऊंचाइयों को पहुंच सके। जैसे हमने बात किया पर्सनल मैनेजमेंट में कुछ डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन जैसे एक दो मैं अभी देख लेता हूँ। पर्सनल मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इन द प्रोसेस which is primarily concerned with the human constituents on the organization, and the methods adopted are focused on the development of the potentialities of employee for the success of organization. The personal management gets maximum satisfaction out of the work and put efforts for the improvement of organization. वही अभी में हमने जो बात की कि पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो पूरा बात करता है एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉय कंसेंट्रेटेड होता है, ताकि अगर आपका एम्प्लॉयज के ऊपर अगर आपका फोकस रहेगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ की। अब हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, पर्सनल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। तो पर्सनल मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स जो होता है इज टू ऑब्टेन द यूजफुल एंड कॉम्पिटेंट वर्कर्स। कहने का मतलब कि जब भी आप एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करो या एम्प्लॉयज को आप अपने कंपनी में लो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखना है कि वो आपके लिए कितना यूजफुल है, वो आपका काम करने की कितना योग्य है और कितना सक्षम है, दोनों चीज देखना पड़ता है कि whether he is useful or not, और उसके बाद जब यूजफुल है तो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। पहले हम देखते हैं कि उसके पास नॉलेज है कि नहीं है। अगर नॉलेज है तो क्या वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो काम करने में सक्षम है कि नहीं है। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, यूजफुलनेस उस एम्प्लॉय की, और यूजफुलनेस के बाद हम देखते हैं उसके कॉम्पिटेंसी की कि क्या वो कितना कॉम्पिटेंट है काम करने में, कितना दिल लगा काम कर सकता है और कितना मेहनत से वो काम कर सकता है। दूसरा है मोटिवेट एंड हेल्प द पर्सनल फॉर द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो लोगों के साथ मिलकर कितना ज्यादा अपना भागीदारी देगा ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस डिपार्टमेंट का ग्रोथ हो सके। तीसरा है establish a conductive favorable atmosphere and relation between the employees and employer। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या जा रहा है कि एक फेवरेबल, एक हार्मोनियल, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना है अपने बाकियों के साथियों से, ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। चौथा पॉइंट है हमारा कि टू हेल्प द वर्कर्स
to work smoothly and with utmost job satisfaction. मतलब कि आपने अंदर में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है, नीचे जो सेक्शन है, जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट है, वो कितना आपसे सेटिस्फाइड है, वो कितना आपसे खुश है, क्योंकि जब तक आप उसके खुशी का ख्याल नहीं रखोगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन खुश नहीं रह पाएगा। तो ये एक पर्सनल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि वो उसको अपने अंडर में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छे से काम करवाए, और दूसरा उनके खुशी के बारे में ध्यान दे, उनके जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में ध्यान दे। अगर लग रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो जो बंदा है वो अच्छे काम करने लायक है, तो ये पर्सनल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि उसको उसके हिसाब से काम दिया जाए। और लास्ट पॉइंट कहता है, डेवलप द पोटेंशियलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज टू अक्वायर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द वर्क they are expected to do by providing adequate opportunities to exercise their rights and freedoms of the development. मतलब हर एक आदमी का, हर एक एम्प्लॉय का, हर एक काम करने वाले इंसान का उसका एक अपना एक फ्रीडम है, एक अधिकार है। उस अधिकार को उस एम्प्लॉय को दिया जा सके ताकि वो जो भी उसको जिम्मेवारी दी जा रही है, अपने जिम्मेवारी को अपना समझते हुए, उस काम को अपना समझते हुए उस काम का निर्वहन कर सके या उस काम को कंप्लीट कर सके। अगर आप किसी एम्प्लॉय को उसको काम दे देते हैं, उसका हम वर्क प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उस वर्क के साथ अटैच अगर उसका हम लोग राइट्स उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते, अगर उस वर्क के साथ उसका हम अधिकार नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये पर्सनल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई काम दिया जाए तो देखे कि उसके जॉब सेटिस्फेक्शन या उसका सेटिस्फेक्शन किस चीज में जा रहा है, और अगर उस सेटिस्फेक्शन, अगर उस काम करने के लिए योग्य है, वो काम करने में दिल लगा रहा है, तो हमें एक ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो अपना काम, उस काम को अपना समझ के कर रहा है, तो उस काम के साथ जुड़े हुए अधिकारों को भी उसको देना चाहिए ताकि वो उस काम को और भी मन लगा के काम कर सके और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर सके। फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग फंक्शंस को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक मैनेजिंग फंक्शंस होते हैं, दूसरे ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं। तो मैनेजिंग फंक्शंस जो होते हैं वो होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये चार जो हैं ये आपके ये चार जो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये मैनेजिंग फंक्शंस के थ्रू आ जाते हैं। और वहीं पर इसका दूसरा हाफ जो है ऑपरेटिंग फंक्शंस, ऑपरेटिंग फंक्शंस में डेवलपमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट होता है। तो बेसिकली हम हर एक पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करते हैं। तो किसी भी काम करने से पहले उसका एक प्लानिंग होता है कि आपने जो डिजायर्ड, आपने जो लक्ष्य बनाया है, वो उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको किस किस स्टेप में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उसको हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं। और ये कौन काम करता है? मैनेजिंग वाले काम करते हैं। सेकेंड हम होता है ऑर्गेनाइजेशन की, कि अगर जब आपका प्लानिंग हो गया तो उसके लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हो, उसके लिए एक टीम बनाते हो, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग पार्ट, कि उस काम को किस किस सेक्शन में तोड़ के करना है या फिर कैसे करना है, कौन सा काम कौन सा पार्ट करेगा या कौन सा एम्प्लॉय करेगा। तो एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन। जब ऑर्गेनाइजिंग और आपका प्लानिंग हो जाता है तो अब उसके ऊपर आप डायरेक्टिंग का काम करते हो, मतलब आप डायरेक्शन देते हो कि हाँ भाई ये काम मिस्टर ए को करना है, ये काम मिस्टर बी को करना है, और हम लोग एक टीम बनकर फिर उस काम को एग्जीक्यूशन में काम डाल देते हैं। और उसके बारे में लास्ट आता है कंट्रोलिंग पार्ट, कि जब आपका काम हो रहा होगा तो फिर आपको एक कंट्रोलिंग पावर, तब आपको एक कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी कि काम क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए। मतलब आपको अब क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो प्लानिंग में हुआ था डिसाइड, क्या वो एग्जीक्यूशन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जिम्मेवारी मिलती है कंट्रोलिंग सेक्शन को। इसी का जो दूसरा हाफ था दैट वाज ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस हमने बात किया था डेवलपमेंट और प्रोक्यूरमेंट की। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए ये दो इंपॉर्टेंट चीज हैं, डेवलपमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट। अब डेवलपमेंट की हम बात करें तो डेवलपमेंट इन सेंस ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट इन सेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, या फिर डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी या फिर ओवरऑल प्रॉफिट, किसी हिसाब से डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। लेकिन इन डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपको नेसेसिटीज जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको पूरा करना। उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना होगा, तभी जाके आप डेवलपमेंट वाले पार्ट पे काम कर पाओगे। और दूसरा होता है आपका प्रोक्यूरमेंट। जो भी आपका सामान घट रहा है या फिर जो भी आपका प्रोक्यूरमेंट इज नॉट इन सेंस ऑफ ओनली द मटेरियलिस्टिक बट ऑल्सो द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो। सिर्फ आपको ये नहीं देखना कि आपका सामान घट रहा है, आपको ये भी देखना है कि अगर कोई आपका मैन पावर नहीं है या उस लायक नहीं है या फिर उस सेट स्किल्स पे नहीं आ रहा है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है
कि उस सेक्शन में काम करने के लिए एक इफेक्टिव आदमी लाया जा सके। तो ये आता है आपके प्रोक्यूरमेंट में कि जो भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है आप उसको आप अपने कंपनी में ऐड करो, मंगवाओ किसी भी प्रोसेस के थ्रू, बट वो आपके कंपनी के साथ अटैच होना चाहिए, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो। दैट वाज द प्रोक्यूरमेंट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम काम करते हैं कि एक पर्सनल मैनेजमेंट का मेन एक्टिविटीज होता क्या है। तो पर्सनल मैनेजमेंट का जो मेन एक्टिविटीज होता है वो सबसे पहला होता है कि रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पर्सन ऑफ द राइट जॉब। हर एक काम का एक अपना फिक्स बंदा होता है या उस फिक्स कैटेगरी का बंदा होता है। अगर आपको मैनेजमेंट का बंदा चाहिए, मैनेजमेंट का काम करवाना है, तो आप एक इंजीनियरिंग के बंदे को आप नहीं लोगे, या फिर अगर आपको वर्कर का काम कराना है तो एक मैनेजमेंट के बंदे को नहीं लोगे। तो हर एक सेट ऑफ स्किल्स के साथ, हर एक जॉब के साथ एक उनका फिक्स रिक्वायरमेंट होता है। उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको मैन पावर को हायर करना होगा। तो पहला काम होता है जो पर्सनल मैनेजमेंट का, वो होता है कि रिक्रूटमेंट ऑफ राइट काइंड ऑफ पर्संस फॉर द राइट जॉब। जब रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे तो उनका आपका होना चाहिए कि सेकंड पार्ट में आता है प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। जो रिक्रूट होके आ गए तो उनको उसी काम में दिया जाए ताकि उनका वो जो उनका सेट स्किल्स है वो हम लोग यूज कर सके। थर्ड काम होता है डेवलपिंग एंड कंडक्टिंग इंडक्शन ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जब वो एम्प्लॉय आपके पास आ गया, आपने उसको डिपार्टमेंट में फिक्स कर दिया, दैट वाज प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। जब डिपार्टमेंट आपने उसको फिक्स कर दिया तो आप उसके बारे में, उस डिपार्टमेंट के बारे में आप उनको कुछ ब्रीफ बताओ कि वहां पे क्या होता है, कौन कौन से सुपरवाइजर है, कौन आपका सीनियर है, कौन आपका जूनियर है। तो एक इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉय अब आपका एक पार्ट बनने जो जा रहा है तो उसको अपने सभी परिवार के बारे में पता होना चाहिए, उनके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए, उनके रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारा जो काम होता है, ये काम होता है इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, जो हर एक कंपनी को देना चाहिए बिफोर एनी एम्प्लॉय गेट इनटू इट एंड स्टार्ट इट्स वर्किंग। फोर्थ काम होता है डेवलपिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। अब किस तरह का काम करना है वो उनके लिए तैयार किया जाए। पांचवा होता है डेवलपिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीड्यूर्स ऑफ जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवैल्यूएशन, कि अब जो काम आपको दिया जा रहा है उसकी इवैल्यूएशन प्रोसेस पता होना चाहिए, उसके इवैल्यूएशन प्रोसेस को तैयार करना होगा उनको, उनके इम्प्लीमेंटेशन को किस किस तरीके से उस काम को किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन आपको फिक्स करना है। दैट इज द फिफ्थ एक्टिविटी ऑफ अ पर्सनल मैनेजमेंट। छठा जो आता है दैट इज प्लानिंग एंड अरेंजिंग ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब समय पे, हर बार समय पे आपका इंडस्ट्री में जो है कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहता है, तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली अब आपको हर एक एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा ताकि आपका आउटपुट बेटर आ सके। उसके बाद होता है 7th पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियलिटीज ऑफ पर्सन एंड असाइनिंग जॉब फॉर मैक्सिमम आउटपुट। जो आदमी जिस काम के लिए सही है उसको उसी काम पे लगाया जाए ताकि आपका जो मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। 8th पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग स्टाफ वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड फैसिलिटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अब हम देखेंगे कि ये चीज है कि जब तक आप स्टाफ के वेलफेयर के बारे में, उनके फैसिलिटीज के बारे में आप नहीं सोचोगे तब तक आपके स्टाफ आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा, वो मोटिवेट नहीं हो पाता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि पूरे काम कराने के ड्यूरेशन में उनको उस स्टाफ के वेलफेयर के बारे में सोचना है, उसके भलाई के बारे में सोचना है और उनके फैसिलिटीज जो उनको प्रोवाइड किया जाए उसके बारे में सोचा जा सके। 9th पॉइंट आता है इंश्योरिंग एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंश्योरिंग एडिक्वेट ह्यूमन रिलेशंस एंड ह्यूमन कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। ये जो सेक्शन है ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट आपका एम्प्लॉयर का होगा या एम्प्लॉय का होगा उन दोनों को आपको मैच करवाना है। तो पर्सनल मैनेजमेंट का एक और सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी जो 9th पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, इंश्योरिंग एडिक्वेट ह्यूमन रिलेशंस एंड ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, ताकि दोनों एक दूसरे से मिलता रहे, एम्प्लॉय भी मिलता रहे एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर भी मिलता रहे एम्प्लॉय से, ताकि दोनों के बीच का जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप कम होता जाए ताकि ये ना लगे एम्प्लॉय को कि हमको एम्प्लॉयर इग्नोर कर रहा है या हमको एम्प्लॉयर नहीं ध्यान दे रहा है। तो इन सब चीजों के लिए पर्सनल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि उन दोनों का हमेशा टाइम टू टाइम उनका कॉन्टैक्ट करवाया जाए ताकि उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सके। 10th पॉइंट है encouraging cooperation among the workers and seeing the smooth function of the organization। उनको ये भी ध्यान देना होगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो स्ट्रक्चर है कंपनी का, उस कंपनी में सबको एक दूसरे से सद्भाव के साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे का मदद करते रहें ताकि आपके कंपनी में कोई दिक्कत ना आए। एक ऐसा ना हो जाए कि किसी
ग्रुप का कोई आदमी बिगड़ गया है, फिर वो पूरे ग्रुप को बिगाड़ रहा है। ये सब इंश्योर करना पर्सनल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो ये देखना होगा उनको कि सभी लोग एक समान ट्रीट किए जाए, सभी का इंपॉर्टेंस दिया जाए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। 11th पॉइंट है डेवलपिंग पोटेंशियलिटीज ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हमें अब ग्रुप के बारे में बात तो करना ही है, लेकिन ये भी देखना है कि किसी का मूल अधिकार तो नहीं हम हनन कर ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उसको हम अंडर एस्टिमेट कर ले रहे हैं। तो उन सब चीजों के लिए हम लोग बात करते हैं डेवलपिंग पोटेंशियलिटीज एंड, तो उन सब चीजों के लिए हमें 11th पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, या हमें 11th पॉइंट बताता है कि पर्सनल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, या एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा डेवलपिंग ऑफ पोटेंशियलिटीज ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हर एक का अधिकार, कांस्टेंट अधिकार सबको मिलना चाहिए, हर एक को इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, हर एक का मोटिवेशन मिलना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन वो मोटिवेशन उनको मिलना चाहिए ताकि उनको अपना इंपॉर्टेंस फील होता रहे। 12th पॉइंट होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल, सोशल, इमोशनल हेल्थ एंड ऑफ इंडिविजुअल। इन सब का क्यूमुलेटिव अगर देखा जाए तो ये पॉइंट हमको मिलता है 12th वाला, जिसमें हर एक एम्प्लॉय का प्रोफेशनल प्रोटेक्शन होना चाहिए कि उसको ऐसा ना लगे कि मेरे जैसा काम करने वाला एक और बंदा आ गया है तो हमें हटा दिया जाएगा, तो उनको वो इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो उनका प्रोफेशनल इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद उनका फिजिकल, सोशल और इमोशनल भी उनको आश्वासन मिलते रहना चाहिए कि नहीं आप अच्छे हो, आप काम अच्छे कर रहे हो, तो आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छा रहेगा। तो ये इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है कि पर्सनल मैनेजमेंट का ये काम है कि इंडिविजुअल को देखे। इंडिविजुअल करने का मतलब हर एक एम्प्लॉय के बारे में सोचे, हर एक एम्प्लॉय के बारे में सोचे कि उनका इंडिविजुअल किस चीज में, कि उनका फिजिकल, इमोशनल, सोशल इम्पैक्ट कैसा है, उनका कैसा स्ट्रक्चर है, कहीं उनको किसी चीजों में वो दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो हर एक एम्प्लॉय के बारे में, उनके चाहे घर की बात हो, उनके प्रोफेशन की बात हो, उनके घर जाने के रास्ते के बारे में बात हो, या फिर उनके काम करने वाले ग्रुप के बारे में बात हो, हर एक सोशल इम्पैक्ट पे पर्सनल मैनेजमेंट को काम करना पड़ेगा उस एम्प्लॉय के लिए। और लास्ट है हमारा क्रिएटिंग मेंटेनिंग अ हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोरल अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, लास्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब तक आपके अंदर विश्वास या आपके अंदर उस कंपनी के लिए एक अंदर से एक भावना नहीं जगेगी कि हम इसके साथ गलत नहीं करें, तक उस कंपनी का ग्रोथ होता रहेगा, आपका ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन जिस समय आप अपने मोरल वैल्यूज को कम कर दिया है, आपने लगा कि नहीं मुझे और फायदा मिलना चाहिए, तो आपने कोई और रास्ता चूज कर लिया उस कंपनी को डिच करके, उस कंपनी को धोखा देकर। तो अगर आप अपने मोरल वैल्यूज के साथ डिच करते हो तो आप कंपनी को भी नुकसान कर रहे हो और अपना भी नुकसान कर रहे हो। तो पर्सनल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी बनता है कि सबके साथ एक यूनिफॉर्म वे में काम करे, एक यूनिफॉर्म यूनिटी में काम करे, ताकि सबका ग्रोथ हो। किसी के अंदर ये विश्वास ना आए, किसी के अंदर ये फीलिंग नहीं आए कि उसको कंपनी कम दे रही है, उसको कोई और रास्ता चूज करना चाहिए, ताकि सबका कांस्टेंट, ताकि सबका विकास होता रहे, कंपनी का विकास हो, और उसके साथ साथ उस इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की भी बारे में हम लोग देखते रहे कि उसको कहीं किसी चीज का कोई हनन तो नहीं हो रहा है। तो ये सब एक्टिविटीज होती है पर्सनल मैनेजमेंट की, हमने देखा। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी स्टाफिंग, और इसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। स्टाफिंग में हम लोग देखेंगे स्टाफिंग का प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग होता क्या है, इंटरनल, उसके बाद रिक्रूटमेंट देखेंगे, रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये पहला लेक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे आपको एक ब्रीफ नॉलेज दे दिया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे स्टाफिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।